हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर पेपर बोट्स इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Choose the correct words from the brackets to complete the summary of the poem. The poet sends paper boats down a stream each day. जो कवि है वो अपनी कागज की नाव को जो है एक पानी की धारा में बहाता है, राइट। हमें पोएम में जो है स्ट्रीम बताया गया है। राइटिंग हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज, उस पे जो है वो अपना नाम लिखता है और अपने गांव का नाम। ही होप्स दैट समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम, वो ये उम्मीद करता है कि किसी अनजान देश में जो है किसी को ये मिल जाएगी। And know who he is. The poet fills his boats with शिवली flowers from his garden. इस नाव को जो है वो शिवली के फूलों से जो है भर देता है, राइट। रोज नहीं, शिवली था पोएम में। Hoping they will be safely carried to another land at night. और ये उम्मीद करता है कि वो किसी और जगह पे जो है सुरक्षित रात में पहुंच जाएंगे। As he launches his boats, he imagines that the clouds in the sky are like his friends. जैसे ही वो अपनी नाव पानी में छोड़ता है वो ये नोटिस करता है कि आसमान में जो बादल हैं वो उसके दोस्तों की तरह हैं, जो कि उसकी बोट के साथ रेस कर रहे हैं। At night he dreams that his paper boats continue to float under the midnight stars. फिर रात में वो ये सपना देखता है कि उसकी जो पेपर बोट्स हैं वो बहती जा रही हैं आसमान के तारों के नीचे। With the fairies of sleep sailing in them, their baskets full of dreams. और उस पे जो है जो रात में सोने वाली जो परियां हैं वो उसके ऊपर बैठी हुई हैं और उन्होंने उसकी कागज की नाव को सपनों से भर दिया है। Choose the correct option for the following. The theme of the poem is, इस poem की theme क्या है? Innocence, imagination and playfulness. क्योंकि बच्चे की नजर से पोएम बताई गई है तो इसमें इनोसेंस है, उसकी मासूमियत है, उसकी इमेजिनेशन है और उसका प्लेफुलनेस है। Identify whether the following statement is true or false. The setting of the poem is a natural outdoor environment. ये true है, right? पोएम कहाँ पे सेट है? बच्चा किसी पानी की धारा के पास बैठा हुआ है, तो नेचुरल आउटडोर एनवायरनमेंट है। Complete the following sentence by choosing the correct word given within the brackets. The tone is gentle and wishful, and the mood is thoughtful. नेक्स्ट हमें पोएम में से एलिट्रेशन के एग्जाम्पल देने हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी लाइन में जो है स्टार्टिंग वाला जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, एंड याद रखना है ये कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वाउल्स का साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा हो स्टार्टिंग में किसी लाइन में एक से ज्यादा बार, तो वहां पे होता है एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे बिग ब्लैक लेटर्स, तो यहाँ पे जो ब का साउंड है वो इस लाइन में रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, राइट, बिग ब्लैक, तो यहाँ है एलिट्रेशन। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, यहाँ पे स का जो साउंड है, समवन, सम, स्ट्रेंज, राइट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर फ्रॉम, यहाँ पे ल का साउंड है, रिपीट हुआ है, लोड एंड लिटिल, एंड यहाँ पे फ्लावर फ्रॉम, यहाँ पे फ का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, यहाँ पे स का साउंड रिपीट हुआ है। तो ऐसे अगर जो है आपको लाइन में साउंड्स रिपीट होते हुए दिखाई दे, स्टार्टिंग साउंड्स, एंड वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होने चाहिए, तो वहां होता है एलिट्रेशन। Fill in the blanks with suitable words from the poem. The repetition of words day by day and one by one emphasizes the passage of time. ये जो पोएम है इसमें ये जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं, डे बाय डे, वन बाय वन, इससे जो है हमें टाइम की जो यात्रा है उसके बारे में पता चल रहा है, राइट। क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं टाइम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। तो इन वर्ड्स के रिपीटिशन की वजह से हमें समय की यात्रा के बारे में पता चल रहा है कि जीवन में समय कैसे जो है आगे बढ़ता है। The poet uses imagery like blooms of the dawn and wide bulging sails to create a clear picture in the minds of the readers. उसने इमेजरी का यूज किया है इन लाइंस में। इमेजरी क्या होता है? जब किसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब करे पोएट जिससे वो जो चीज है उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाए। तो जब वो कह रहा है वाइट बल्जिंग सेल्स, सफेद रंग के फूले हुए से सेल्स, तो मेरे दिमाग में इमेज बन जा रही है कि एक बोट है और उसके जो सेल हैं वो बल्जिंग है, वाइट रंग के हैं।
तो इसका उसने यूज किया है, इमेजरी का यूज किया है, ताकि रीडर्स के माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए पोएट क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमें मैच करना है। नाउ यहाँ पे कॉलम 1 में है डिस्क्रिप्शन एंड कॉलम 2 में है ये जो चीजें हैं, ये जो पेपर बोट है, मिडनाइट स्टार है, शिवली फ्लावर्स हैं, ये पोएम में किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये किस चीज के सिंबलाइजेशन है, किस चीज के प्रतीक हैं। तो पेपर बोट जो है वो किस चीज की प्रतीक है? पेपर बोट जो है वो एक बच्चे की इनोसेंस को बता रही है कि वो कितना मासूम है, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, वो दुनिया में क्या मैसेज भेजना चाहता है, इस चीज का प्रतीक है पेपर बोट। प्योरिटी, ब्यूटी एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे, ये है शिवली फ्लावर्स। जो शिवली के फूल होते हैं वो क्योंकि सुबह सुबह खिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्योरिटी के, खूबसूरती के और एक नए दिन के स्टार्ट होने के प्रतीक हैं, उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। मिडनाइट स्टार्स किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? द वास्ट यूनिवर्स एंड द चाइल्ड्स ड्रीम्स कंटिन्यूइंग थ्रू द नाइट, ये दुनिया कितनी बड़ी है और बच्चे के सपने जो है वो रात में भी चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है दिन में ही बच्चा सपना देखता है, रात में भी देख रहा है। तो ये जो बीच रात में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये प्रतीक है इस चीज का कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी वास्ट है हमारी यूनिवर्स, और बच्चे के सपने जो हैं वो रात में भी कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं, वो रात में भी सपने देख रहा है। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी द स्पीकर एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में हमें बताया गया है कि वो रात में सो रहा है, अपना चेहरा जो है अपने हाथों के बीच में छुपा के, और सपना देख रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है ये दिखा रही है कि ये बच्चा जो है सो रहा है, इसका सर जो है यहाँ पे इसके दोनों हाथों के बीच में है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स। तो जो करेक्ट इमेज मेरे हिसाब से है वो है सी। What can be inferred about the speaker's feelings when night comes? हमें स्पीकर की फीलिंग के बारे में क्या समझ में आता है? क्या हम समझ सकते हैं कि रात में जब रात आती है तो उसे कैसा महसूस होता है? तो जो स्पीकर है, जो पोएम बोल रहा है, जो बच्चा है, मुझे लगता है जब रात आती है तो वो बहुत ही शांत सा महसूस कर रहा है, उसे सपने जो है आ रहे हैं, नींद में है, सपने आ रहे हैं, सपने देख रहा है और बहुत ही खुश है रात में। वो खुश है कि उसने अपनी कागज की नाव को पानी में बहा दिया है, अब उसके बारे में जो है वो रात में सपने देख रहा है। What kind of beings are the fairies of sleep imagined as? Select the most appropriate option. ये जो फेरीज ऑफ स्लीप हैं, जो नींद वाली जो परियां हैं, ये किस टाइप की होंगी, क्या इनकी क्वालिटी होगी? तो मुझे लगता है ये बहुत ही जेंटल होंगी, राइट, क्योंकि रात में ये बच्चों को सुलाने का काम कर रही हैं, लोगों को सुला रही हैं, तो ये बहुत ही जेंटल होंगी। अगर रात की ये परियां हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि ये प्लेफुल हो, रात में लोगों को सोना है, आराम करना है, तो खेलने वाली तो नहीं होंगी, डरावनी भी नहीं होंगी और मिस्चीवियस भी नहीं होंगी, शैतान भी नहीं होंगी, राइट, क्योंकि लोगों को रात में आराम करना है। तो मुझे लगता है ये फेरीज ऑफ स्लीप जो हैं जेंटल होंगी। Fill in the blank by selecting the correct option from those given in the brackets. The phrase lading is their baskets full of dreams suggests that the speaker imagines the fairies of sleep carefully carrying his dreams in their baskets. ये जो phrase है lading is their baskets full of dreams, इससे हमें समझ में आता है कि ये जो रात की ये जो परियां हैं, ये उस बच्चे के जो सपने हैं उसे अपनी कंडिया में, अपनी बास्केट में जो है बहुत ही ध्यान से जो है कैरी करके जो है वो ले जा रही हैं। तो अपनी बास्केट्स में जो है उसके सपने उन्होंने भर रखे हैं और वो उन्हें लेके जा रही हैं उस नाव पे बैठ के। Why do you think the poet writes his personal details on the paper boats? He writes his name so someone far away will know who he is. वो अपना नाम इसलिए लिख देता है ताकि कहीं दूर जो है जिसे भी ये पेपर बोट मिले उसे पता चल जाए कि वो कौन है। The poet talks about the imagination of a child. Support this view with examples from the poem. He imagines clouds racing his boats and fairies sailing in them. तो ये जो पोएम है इसमें पोएट जो है एक बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि बच्चे की सोच कैसी होती है। तो ये जो चीज है कि वो इमेजिनेशन की बात कर रहा है बच्चे की, ये हमें पोएम में किस चीज से पता चल रही है? तो हमें पता चल रही है इस चीज से
कि वो बच्चा जो है इमेजिन कर रहा है कि उसकी बोट के साथ जो है आसमान में जो बादल हैं वो रेस कर रहे हैं। तो बादल भी जो है वो बोट की तरह उसे दिखाई दे रहे हैं और उसे लग रहा है उसकी जो पानी में बोट बह रही है उसके साथ ये रेस कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी इमेजिन करता है कि जो परियां हैं वो उसकी पेपर बोट्स में बैठी हुई। How does the poet bring together imagination and reality to make the poem more interesting? The real river and flowers mixed with dreams about clouds and fairies make the poem magical. तो ये जो पोएम है इसमें इमेजिनेशन जो है वो है क्लाउड्स और फेरीज, और जो रियलिटी है वो है जहाँ पानी की धारा में वो अपनी पेपर बोट को बहा रहा है और जो फूल है। तो ये दोनों चीजें जो है मिक्स होके जो है इस पोएम को बहुत ही मैजिकल बना दे रही हैं। ना ये जो पोएम है इसमें पोएट ने फ्रेजेस यूज किए हैं, ब्लूम्स ऑफ द डॉन, फेरीज ऑफ स्लीप, रात वाली परियां, या फिर सुबह खिलने वाले फूल। तो इस तरह से ये जो फ्रेजेस हैं ऐसे ही आपको यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है मिक्स करके जो है फ्रेजेस बनाने हैं और ऑफ वर्ड का यूज करना है इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे पहला वाला है विंग्स, विंग्स का हम कर देते हैं विंग्स ऑफ द विंड। यहाँ पे देखिए द विंड, जो हवा है उसके पर। वेव्स का हो जाएगा वेव्स ऑफ द ओशियन, राइट, समुद्र की लहरें। ड्रीम्स का हो जाएगा ड्रीम्स ऑफ द रेन, बारिश के सपने। सॉन्ग्स का सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, राइट, चिड़ियों के गाने। ग्लिमर्स ऑफ द स्टार्स, जो आसमान के तारे हैं उनकी चमचमाहट। क्राइज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के चीखने की आवाज, खेलते हुए जो वो चीखते चिल्लाते हैं। टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स, जो बादल हैं उनके आंसू, वो क्या हुए, बारिश, राइट, तो बारिश को बादल के आंसू कहा जाता है। रोर्स ऑफ द थंडर, जो बादलों के गरजने की आवाज है वो। शैडो ऑफ द इवनिंग, जो शाम हो रही है उसकी परछाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कौन से टाइम ऑफ द डे की बात हो रही है या पार्ट्स ऑफ द डे की बात हो रही है। हमें इन्हें जो है करेक्ट बॉक्स में डालना है कि कौन से वर्ड्स मॉर्निंग के हैं, कौन से आफ्टरनून में यूज होते हैं, कौन से इवनिंग से रिलेटेड हैं और कौन से नाइट से। नाउ मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स हैं डॉन, राइट, जो सुबह का टाइम होता है, तड़के सुबह, वो हुआ डॉन। सनराइज है सूरज के निकलने का, डे ब्रेक है सुबह हो रही है, सन अप है सूरज का ऊपर आना, फोरनून है दोपहर से पहले का समय, एंड ट्वाइलाइट, ये सब मॉर्निंग से रिलेटेड है। ना ट्वाइलाइट क्या होता है, वो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों से रिलेटेड है। ट्वाइलाइट का मतलब होता है जब सूरज जो है निकला नहीं है बट रोशनी है। तो सुबह सुबह आपने देखा होगा ना, सूरज निकलने से पहले की जो रोशनी है, जिसमें सूरज वाली रोशनी नहीं है बट फिर भी आपको सब दिखाई दे रहा है, तो वो है ट्वाइलाइट। ऐसे ही शाम का समय, जब सूरज डूब गया है बट अभी अंधेरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि रात आ गई है अंधकार हो गया है। तो ये जो टाइम है जिसमें सूरज दिख नहीं रहा है फिर भी रोशनी है, उसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं। तो ये मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों से रिलेटेड है। आफ्टरनून का टाइम है नून, मिड डे, नून डे, नून टाइम। इवनिंग के लिए हम यूज करते हैं डस्क, शाम का समय, संध्या का समय। सनसेट, सूरज के डूबने वाला टाइम। सनडाउन, सूरज डूब रहा है, एंड ट्वाइलाइट। नाइट के लिए है नाइट टाइम, मिडनाइट एंड नाइटफॉल। नेक्स्ट हमें जो है कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड इनके ऑपोजिट जो है वो कॉलम 2 में है। एंटोनिम्स जो है हमें करेक्ट एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड के साथ मैच करना है। तो स्ट्रेंज का ऑपोजिट क्या होगा, ऑर्डिनरी। डॉन का क्या होगा, डस्क, राइट, सुबह का हो गया शाम। लॉन्च का हो गया हॉल्ट, कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं, कोई चीज हॉल्ट यानी रोक रहे हैं। बल्जिंग का मतलब हुआ कोई चीज फूल जाना, तो श्रिंकिंग क्या हो गया, किसी चीज का सिकुड़ जाना। फ्लोट, कोई चीज तैर रही है। सिंक का मतलब क्या है, डूब रही है। लेडिंग मतलब कोई चीज भरना, लोड करना। एंड एम्प्टिंग, एम्प्टिंग का मतलब है कोई चीज खाली करना। तो ये हुए एंटोनिम्स करेक्ट। नेक्स्ट हमारी ट्रांसक्रिप्ट की एक्टिविटी है। ट्रांसक्रिप्ट पेज 137 पे है। आपकी टीचर रीड करेंगी, आपको सुन के करेक्ट आंसर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको चूज करना है कौन से ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से ट्रू है। तो 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। एक है नंबर 2, साइज फादर यूज्ड टू डू ओरिगामी एज अ चाइल्ड। नंबर 3 भी ट्रू है, पेपर वाज वेरी एक्सपेंसिव सो इट वाज यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन्स।
फिफ्थ वाला भी ट्रू है. देयर इज अ बिलीव दैट इफ यू मेक 1,000 पेपर क्रेन्स योर विश विल कम ट्रू. एंड सिक्स्थ वाला भी ट्रू है. द आर्ट ऑफ ओरिगामी इज अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस. नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है. आपको जो है इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करके कोई भी क्राफ्ट बनाना है. इको फ्रेंडली मतलब ऐसी चीजें जो नेचुरल हैं, हमारे नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे पेपर है, पत्तियां हैं. रिसाइकल कर सकते हैं आप, चीजों को रीयूज कर सकते हैं. तो इस टाइप की इको फ्रेंडली चीजों का यूज करके जो है आपको कोई क्राफ्ट आइटम बनाना है. एंड उसके बाद जो है आपको अपने क्लास में उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, आपको ये क्राफ्ट बनाना क्यों पसंद है, एंड एंड में कंक्लूड करना है. तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में. यहाँ पे देखिए मैंने एक सैम्पल प्रेजेंटेशन तैयार की है. इसमें आप जो है अपने आप को पहले तो इंट्रोड्यूस करोगे. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सो एंड सो. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ लिटिल बर्ड आई मेड यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स. This bird is made of dry leaves, twigs, and some waste cardboard. It's brown in color, shaped like a sparrow, and about the size of my hand. It can be used as a decoration piece for the living room or study table. Process कैसे बनाई मैंने? First I started by cutting the cardboard into the basic body shape of a bird. Then I used different sizes of dry leaves to layer the feathers and small twigs for the beak and legs. The most difficult part was sticking the leaves neatly so that they looked like real feathers. This craft is special to me because it shows how waste or natural things can be turned into something creative and beautiful. I hope you enjoyed seeing my craft and learning about it. Thank you for your attention. नेक्स्ट है हमारी राइटिंग एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो है डायरी एंट्री के बारे में बताया गया है. डायरी एंट्री क्या होता है? एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है आप अपने दिन के बारे में लिख रहे हो कि आज का दिन जो है ऐसा था, आज के दिन ये सब हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा. तो ये जो आप पर्सनल रिकॉर्ड रख रहे हो अपने दिन का, उसे हम कहते हैं डायरी एंट्री. कैसे लिखते हैं डायरी एंट्री? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे दिन से, दिन की तारीख, उस कौन सा दिन था, टाइम क्या है, और उसके बाद जो है आप एक जनरल सेंटेंस के साथ जो है स्टार्ट करते हो कि आज के दिन मैंने ऐसा फील किया. एंड फिर आप डिटेल्स दोगे दिन के बारे में कि क्या क्या हुआ. एंड एंड में जो है एक फाइनल रिमार्क के साथ आप जो है एंट्री को क्लोज कर दोगे, कंक्लूड कर दोगे. तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. रेनी डे के बारे में बताना है कि आज बारिश हुई और आपको बहुत ही अच्छा लगा. यहाँ पे देखिए टॉप पे आ जाएगा दिन, डेट एंड टाइम. फिर आएगा डियर डायरी, इट वॉज क्वाइट ह्यूमिड टुडे. On my journey back from school, I wished that it would rain. And it did. The dark clouds gathered quickly and soon there was heavy rainfall. I got completely drenched, but I didn't mind at all. Drenched का मतलब होता है भीग जाना. तो मैं पूरी तरह भीग गया था, बट मुझे बुरा नहीं लगा. ऐसा नहीं है मुझे खराब लगा. I made paper boats and watched them sail happily in the puddles. The smell of wet earth was so refreshing. Children in the street were laughing and splashing water everywhere. Even the trees and flowers looked brighter and greener. I felt so joyful and free, as if the rain had washed away all my tiredness. It was one of the best rainy days ever. Good night. और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा. Puddles का मतलब होता है गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ होता है. तो ये देखिए ये हैं शिवली के फ्लावर्स. ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर अक्सर अपनी पोएम्स में इन फूलों को मेंशन करते हैं. तो आपको बताना है आपकी भाषा में जो है, आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में इन फूलों को क्या कहते हैं. तो मेरे यहाँ जो है इन्हें हरसिंगार कहा जाता है. एंड आई थिंक परिजात भी कुछ लोग कहते हैं, बट मेरे यहाँ पे हरसिंगार कहा जाता है. और इसके अलावा जो है आपको कुछ और पेड़ पौधों के नाम जो है वो ढूंढने हैं और लिस्ट में लिखने हैं. अपनी लैंग्वेज में उनका नाम लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, और उनमें से कोई दो फूलों की जो है आपको ड्राइंग बनानी है. तो यहाँ पे देखिए कुछ फूलों के बारे में मैंने लिखा है. गुलाब, मोगरा, चमेली, चाफा और बेला. इंग्लिश में गुलाब को कहते हैं रोज. ये देखिए रोज की फोटो.
मोगरा को जैस्मिन कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये है मोगरा। चमेली को जैस्मिन कहते हैं, ये है चमेली का फूल। चाफा यानी प्लूमेरिया, यहाँ पे देखिए ये है प्लूमेरिया। एंड बेला को जो है अरेबियन जैस्मिन कहते हैं, ये है बेला की फोटो। नेक्स्ट हमें कुछ रिडल्स, कुछ पहेलियां दी हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। आई हैव वाटर दैट यू कैन नॉट ड्रिंक, मेरे पास पानी है बट तुम इसे पी नहीं सकते हो। पीपल कम टू सी हाउ इन मी द सन सिंग्स, लोग देखने आते हैं कि मेरे अंदर सूरज कैसे डूबता है। आई कैन बी रफ, मैं कभी कभी गुस्से में हो सकता हूँ। आई कैन बी काम, कभी मैं शांत भी हो सकता हूँ। आई होल्ड विद इन माई सेल्फ प्लेंटी ऑफ चार्म, मेरे अंदर जो है बहुत सारी खूबसूरती है। माई डेप्थ्स टेल अ नेवर एंडिंग टेल, मेरी जो गहराई है उसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। What am I with dolphins and the whale, कौन हूं मैं जिसके पास डॉल्फिन्स भी हैं और वेल भी हैं। तो कौन हुआ ये? सी या फिर ओशन। I sit in stillness but move with the wind, my surface mirrors the world you are in, मैं जो हूँ शांति से होता हूँ, शांति से बैठा हुआ, बट जब हवा चलती है तो मैं हिलने लग जाता हूँ। मेरा जो सरफेस है वो जो है ऐसे चमचमाता है, उसमें जो है आपको दुनिया दिखाई दे जाएगी, वो ऐसा मिरर है मेरा जो सरफेस है। द ट्रीज अराउंड मी लिव हैप्पीली, मेरे आसपास जो पेड़ हैं वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। इन मी यू कैन टेक अ डिप डेली, मेरे अंदर जो है आप रोज जो है आके नहा सकते हो। होम टू डक्स फ्रॉग्स फिश एंड ऑल, कैन यू गेस व्हाट आई एम आफ्टर ऑल, मेरे पास जो है मैं किसका घर हूँ? डक्स का घर हूँ, फ्रॉग्स फिश ये सब मेरे पास रहते हैं, तो गेस करो मैं कौन हूँ? तो कौन हुआ मैं? लेक। आई जेंटली ट्रेवल थ्रू वैलीज डीप, मैं जो हूँ घाटियों में जो है बहुत ही शांति से ट्रेवल करता हूँ। माई सॉफ्ट मर्मर कैन मेक यू स्लीप, मेरी जो शांत सी आवाज है उसे सुन के तुम्हें नींद आ जाएगी। लिटिल पेपर बोट्स फ्लोट ऑन मी इन रेन, छोटी छोटी कागज की नाव जो है बारिश के टाइम पे मेरे में बहती हैं। द मेरी लाफ्टर ऑफ द किड्स आई गेन, और बच्चे जो है उनकी खुशी की आवाज जो है वो सुनाई देती है। यू मे सिट बिसाइड मी विदाउट एनी फेयर, हु एम आई हु स्किप्स अलोंग क्रिस्टल क्लियर, तुम मेरे पास आके बैठ सकते हो बिना किसी डर के। कौन हूं मैं जो कूदता रहता हूँ इधर उधर और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूँ, बहुत ही साफ हूँ। तो क्या हुआ? पानी की धार, स्ट्रीम। आई हैव अ बेड बट आई डू नॉट स्लीप, मेरे पास बेड है बट मैं सोता नहीं। आई हैव अ बैंक बट नो मनी आई कीप, मेरा बैंक है बट मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई कैरी स्टोरीज ओल्ड एंड न्यू, हाई माउंटेन्स टू द ओशियंस ब्लू, I journey far to meet the sea. Can you guess who I can be? ये है रिवर, राइट। रिवर में रिवर बेड होता है, जो रिवर की जो तली होती है उसे हम बेड कहते हैं, रिवर बेड। और जो नदी का किनारा होता है उसे हम बैंक कहते हैं, राइट, बैंक ऑफ द रिवर। तो इसलिए यहाँ पे बेड और बैंक कहा गया है, तो ये है रिवर। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.